नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वैचारिक भिन्नता भौतिक जगत की ही नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक समाज की एक अनिवार्य शर्त मानी जाती है। लेकिन अगर ये वैचारिक भिन्नता सर्वग्रासी संकट को पहचानने और उससे लड़ने में बाधा खड़ी करने लगे तो मान लीजिए कि विचार आत्मकेंद्रित हैं और समय से कटे हुए भी हैं। इस आपातकाल में इस वैचारिक एकता की जरूरत को रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे हिंदी की किताबें कम क्यों बिकती हैं, इस मुद्दे पर एक बहस। इसमें हिस्सा ले रहे हैं वरिष्ठ कथाकार वंदना राग, पत्रकार एवं लेखक मासूम मुरादाबादी और राजकमल प्रकाशन के प्रमुख अशोक माहेश्वरी। युवा कवियत्री पूनम वासम का कविता पाठ होगा। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी का वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज देखेंगे। प्रणाल पांडे के कथा संग्रह माया ने घुमायो की समीक्षा करेंगे प्रोफेसर अपूर्वा नंद के साथ। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वीडियो स्तंभ ना काहू से बैर होगा और अंत में सुनेंगे मनीष शुक्ला की गजलें। दोस्तों, अंग्रेजी की किताबें लाखों में बिकती हैं, कई भारतीय भाषाओं की किताबें भी खूब बिकती हैं, मगर जब हिंदी की किताबों की बात आती है तो उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों तक सिमट कर रह जाती है। सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों है? क्या हिंदी में अच्छा लिखा रचा नहीं जा रहा है, या फिर हिंदी का पाठक खरीद कर पढ़ने का आदी नहीं है, या फिर इसका दोष हम प्रकाशकों पर डाल सकते हैं? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी कथाकार वंदना राग, उर्दू के लेखक एवं पत्रकार मासूम मुरादाबादी और राजकमल प्रकाशन के सर्वेसर्वा अशोक माहेश्वरी। तो सबसे पहले ताना बाना में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये है, इसलिए है आपसे सबसे पहले कि ये सबसे बड़ी पीड़ा तो लेखकों की होती है, कवियों की होती है, रचनाकारों की होती है कि वो कुछ लिखते हैं मेहनत से और उसका नतीजा बहुत कुछ नहीं निकलता है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचती नहीं है। और हिंदी का के साथ त्रासदी ये है कि हिंदी का समाज इतना बड़ा है और कोई कृति अगर बहुत ज्यादा बिकती तो 5-10 हजार से ज्यादा की संख्या में नहीं जा पाती, जबकि दूसरी भाषाओं में देखें तो लाखों में बिकती है। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है एक बतौर लेखिका? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सचमुच एक लेखकीय पीड़ा से मैं गुजरती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरे जैसे बहुत सारे लेखकों की ट्रेजेडी है कि बहुत मेहनत करके बहुत सालों को मनन चिंतन करने के बाद हम कुछ रचना करते हैं और उसके बाद उसे पाठक नहीं मिलते। तो मैंने इसको खुद ये भोगा हुआ यथार्थ है, अगर इसको एक साहित्यिक क्लीशे में कहा जाए तो, कि ये भोगा हुआ यथार्थ है कि मैंने पाया है कि जितनी भी चीजें जो बहुत मायने रखती हैं मेरे लिए, जो सामाजिक बातें होती हैं, जो रिश्तों की गर्माहट या उनमें विखंडन और इस तरह की जितनी गंभीर बातें होती हैं, जो डीप बातें होती हैं, उनके लिए मुझे लगता है पाठक नहीं मिलते। लेकिन इसके जी, बरक्स बहुत सारे ऐसे लेखक भी आपको मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि वो भी इतनी ही डीप बातें लिखते हैं, लेकिन उनकी किताबें बहुत बिकती हैं। तो ये एक नहीं, हिंदी पर्सनल में तो लेखक। वंदना जी, हिंदी में बिकती भी हैं तो कितनी बिकती हैं? 2000, 5000, 10,000, इससे ज्यादा की बिक्री नहीं होती है। तो आपको क्या हाँ, लगता है, क्यों क्यों ऐसा होता है? क्या हिंदी का पाठक वर्ग इतना समझदार नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता है? क्या समस्या क्या है? या तो लेखन में कमी है या पाठकों में कमी है? आ, अब देखिए, जो खुद एक बहुत सीरियस टाइप का राइटर है, उससे वो तो कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसके लेखन में किसी भी प्रकार की कमी है। वो तो अपना सचमुच खून पसीना एक करके ही लिखता है। लेखन सचमुच इतनी त्रासदी देने वाली चीज है ही, और बहुत सारा श्रम, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा श्रम मांगती है वो।
लेकिन पाठकों का सिकुड़ते जाना, जो एक पाठक वर्ग था उसका सिकुड़ता जाना, ये चिंता का विषय आज से 15 साल 20 साल पहले से ही ये बात शुरू हो चुकी थी। और मुझे लगता है कि इसका एक कारण इसलिए ये है कि लोगों ने जैसी भाषा हम बोलचाल में रखते हैं या समाज जैसी बोलचाल की भाषा रखता है, पाठक भी अब ऐसी अपेक्षा करता है कि उसी तरह की भाषा में, उसी तरह के कथ्य को लेकर, उसी की भाषा को लेकर हम रचना रचें। जबकि जी साहित्य में और पॉपुलर साहित्य में, हमेशा से गंभीर साहित्य में और पॉपुलर साहित्य में, आज से नहीं, मुझे लगता है रेनेसां जी के पीरियड से भी जब हम ट्रेस करना शुरू करेंगे, तब से लेकर ये फाँक थी। लेकिन दिक्कत ये थी उस समय, खूबी ये थी कि जो सीरियस पाठक थे और जो फाँक के इधर वाले पाठक थे, उनको भी बहुत सारे पाठक मिल जाते थे। लेखक थे, उनको भी बहुत सारे पाठक मिल जाते थे। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि लेखक में कमी आई है। और क्योंकि आपने एक बात कही मुकेश जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अशोक जी भी बैठे हुए हैं, कि कुछ प्रकाशन संस्थाओं में हो सकता है, अशोक जी बेहतर ये बताएँगे, उनके यहाँ से भी ये बात हो सकती है। लाखों की भी प्रति बिकने की बात हुई है। अब वो कितनी सच्ची बात है मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर ऐसा है, तो हमें कंटेंट पे भी बहुत ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या कैसा कंटेंट है, जिसको मान लीजिए 25,000 से 30,000 वर्ग भी पढ़ रहा है, तो वो कैसा कंटेंट है, बरअक्स इसके कि जिसे 1,000 लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं। जी जी मासूम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हिंदी में पाठकों की अचानक इतनी कमी क्यों हो गई, और दूसरी भाषाओं में हम देखते हैं जिसमें काफी बड़ी संख्या में कृतियां बिकती हैं। उर्दू में काफी बिकती हैं, मैंने सुना है। अंग्रेजी में तो ठीक है, बिकती ही है। बांग्ला में या मराठी में इस तरह के इन भाषाओं में लिखे जाने वाली कृतियां बहुत बिकती हैं। तो हिंदी के साथ ये ऐसा क्यों है? क्या वजह आप देखते हैं? उर्दू में क्यों बिकती हैं, हिंदी में क्यों नहीं बिकती? मगर मुकेश कुमार साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है कि उर्दू में किताबें बिकती हैं। हिंदी में आपने, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि 5,000 और 10,000 किताबें भी बिक जाती हैं। मेरा अपना तजर्बा ये है कि उर्दू में 500 और 1,000 किताबें भी नहीं बिकती हैं। इतना बुरा हाल है उर्दू पब्लिशिंग इंडस्ट्री का कि जब से, और एक बहुत बड़ा मसला ये खड़ा हो गया है कि जब से पीडीएफ शुरू हुई है, किताबों की पीडीएफ, जिस तरह से फिल्मों की पायरेसी होती थी, इस तरह से किताबों की अब पायरेसी होने लगी है। और पीडीएफ जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी किताब की इधर से उधर हो जाती है, और राइटर और पब्लिशर जो है बेचारा हाथ मलता रह जाता है। अब उर्दू में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले 500 किताबें छपती थी, फिर 300 हुई, फिर 200 हुई। अब किताब जो है वो 100 की तादाद में छपती है, वो भी डिजिटल प्रिंटिंग के जरिए से छपती है। उर्दू में हो, अब जो ये नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है, और उर्दू एकेडमियां हैं जो देश के मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई हैं, वो बाकायदा ग्रांट देती हैं किताबें छापने के लिए राइटर को। और जब वो किताबें आती हैं मार्केट में, उनकी बहुत कम कीमत होती है, वो कुछ थोड़ी बहुत बिक जाती हैं, वरना वो ज्यादातर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती हैं। जी मासूम साहब, लेकिन कहा जाता है कि मुनव्वर राणा, निदा फाजली, बशीर बद्र, इस तरह के शायर लाखों में बिकते हैं, काफी मकबूल हैं। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। किसी जमाने में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टार पब्लिकेशन ने पॉकेट किताबें छापने का सिलसिला शुरू किया था, और कुछ दिन मैंने स्टार पब्लिकेशन के साथ काम भी किया है। वो एक जमाना था जब उर्दू की रीडरशिप थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उर्दू के पढ़ने वाले कम होते चले जा रहे हैं, तो उनके रीडर की तादाद भी बहुत कम होती चली जा रही है। खासतौर से मैं नॉर्थ इंडिया की आपको बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर यूपी में तो लगभग उर्दू जबान जो है वो खत्म होने के करीब है। बिहार में कुछ है, बंगाल में कुछ है, और
थोड़ा बहुत झारखंड में है, दिल्ली में भी थोड़ा बहुत है। तो ये एक ट्रेजेडी है कि जो पहली बात तो ये है कि उर्दू में राइटर को रॉयल्टी देने का कोई कंसेप्ट नहीं है। मैंने अब तक तकरीबन 1 दर्जन किताबें लिखी हैं और पहले मैंने पब्लिशर्स को दी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया आज तक। फिर मैंने अब जी। कुछ खुद किताबें छापनी शुरू रॉयल्टी की। के मसले पर फिर कभी हम लोग विस्तार से बात करेंगे मासूम साहब, लेकिन अशोक जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, बतौर पब्लिशर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? क्यों किताबें नहीं बिकती है? बेस्ट सेलर की बात होती है, हिंदी के बेस्ट सेलर में 5-7 हजार कॉपी भी बिक जाए तो वो बेस्ट सेलर मान ली जाती है, अंग्रेजी में लाखों में बिकती तब वो बेस्ट सेलर कहलाती है। क्या चक्कर है? क्या पाठक वर्ग शिफ्ट हो गया है अंग्रेजी में? मध्य वर्ग था जो वो ये खरीदता था, किताबें पढ़ता था, क्या वो अंग्रेजी पढ़ने लगा है और हिंदी को अनदेखा कर रहा है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अशोक जी। जी जी हाँ, वंदना जी ने जैसे बताया कि ये एक फाक है लोकप्रिय साहित्य और दूसरी किताबों के बीच में, ये हिंदी में कुछ ज्यादा है और बहुत पहले से इसको बांट दिया गया कि जो मतलब ये मान ही लिया गया कि जो ज्यादा बिकने वाले लेखक हैं वो साहित्यकार है ही नहीं। लाखों लाखों की संख्या में किताबें छपती रही, बिकती रही, लेकिन वो हमने उन्हें अपनी गिनती में नहीं लिया। अब ये फांक इधर कम होनी शुरू हुई है, चीजें लोग आपस में मिलने लगे हैं। जैसे आपने अभी उर्दू में नाम लिया, तो हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनकी कविता की किताबें लाखों में तो नहीं मैं कह सकता, सच्चाई है कि हजारों में बिकती हैं, बिक जाती हैं। लेकिन अभी जो लाखों में बिकने वाली बात, आप अंग्रेजी वाली बात भी जैसे कह रहे हैं, अभी आपने हाल में खबर सुनी कि वेस्टलैंड जैसा पब्लिशर बंद हो गया। उनकी खबरें ये आती थी बाजार में कि एक एक किताब का एक एक एडिशन 3-3 लाख कापियों का होता था। अगर ऐसा होता था तो बंद कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं वो बाजार में जो आंकड़े दिए जाते हैं उसमें भी गलती होती है और हमारी एक ये जो लोकप्रिय साहित्य और साहित्य वाले जो बंटवारा है इसकी वजह से भी गड़बड़ है। अभी हमारे लेखन में मतलब हम जैसे बहुत बार ये होता है कि जैसे तुलसीदास जी कहे गए कि स्वांतः सुखाय, रघुनाथ गाथा, उन्होंने स्वांतः सुखाय लिखी। तो हम ज्यादातर हम ये करते हैं कि अपने आनंद के लिए लेखन करते हैं, हम पाठक और समाज का ध्यान कम रखते हैं। तो वहां फिर हमें ये इस गिनती पे जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई किताब आपकी कितनी बिकी। जहां विषय आधारित किताबें जो आजकल लिखी जा रही हैं, अभी जैसे हमने सावरकर पर किताब छापी तो वो छपने से पहले ही उसकी 3000 कापियां बिक गई। हमने गांधी जी के ऊपर किताब छापी तो वो 3 महीने के अंदर 10,000 कापियां चली गई। हर समय का एक माहौल होता है, उस समय की परिस्थितियां होती हैं, उस समय हमारा पाठक, हमारा समाज क्या चाहता है। ये समय बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूकता का कह लीजिए या कह लीजिए कि प्रताड़न का समय है। हम बहुत ज्यादा चारों तरफ से अलग अलग तरह की बातों से घिरे हुए हैं और कुछ जैसे सूझ नहीं रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। अभी जैसे मैं अपनी बात कहूं कि हमने एक भारत के प्रधानमंत्री किताब छापी, तो प्रधानमंत्रियों पर बहुत सारी किताबें हैं और 2 प्रधानमंत्रियों का विवाद इस समय चल रहा है कि वो नेहरू बनाम मोदी। तो लेकिन जानकारी सही कहीं नहीं मिलती कि नेहरू ने क्या किया और मोदी जी क्या कर रहे हैं। दोनों में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, दोनों में बहुत सारी खराबियां हैं। तो वो एक उस किताब के अंदर ये बताया गया कि हमारे आज तक जितने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया। तो वो किताब अच्छी चली, लोगों ने पसंद की। थोड़ा सा माहौल का और समय का फर्क मुझे ज्यादा लगता है कि इस समय विषय आधारित किताबों की जरूरत है। एक जो बात हिंदी प्रकाशन की कमी मैं कहूँगा और कि मतलब हमारे यहाँ संपादक संस्था लगभग नहीं है, प्रकाशक खुद संपादक होते हैं। तो वो मतलब उसकी ना लेखक के साथ अच्छी तरह से बात कर पाते हैं कि भाई आपको इसमें आपने जो एक किताब तैयार की है उसमें क्या और चाहिए। कई उदाहरण हमारे सामने हैं। अभी वंदना जी का हाल में उपन्यास आया, बहुत मेहनत मतलब इनसे हमने कराई, इनको बहुत परेशान किया, लेकिन
इन्होंने सहयोग किया और बढ़िया किताब बनी, मतलब बहुत पसंद की गई इनका उपन्यास जी। बिसात पर जुगनू। अभी ममता कालिया का किताब आई इलाहाबाद पर, उसमें सुझाव दिए गए हमारे यहाँ से, हमारे संपादक मंडल ने सुझाव दिए और उसपे उन्होंने उन पे विश्वास किया और उन पे अमल किया। किताब जी। खूब पसंद की गई, खूब चली। तो जी। संपादक होना बहुत जरूरी है हर प्रकाशन संस्थान में। इससे लेखक का विश्वास भी प्रकाशक अर्जित करता है और पाठक का विश्वास भी अर्जित करता है। उसके हिसाब से किताबें तैयार होती हैं और उनकी बिक्री, मतलब हमारा अनुभव यह है कि जो किताबें आपस में मिलजुल कर संपादक के साथ बात करके हुई, वो खूब पसंद की गई और उनकी संख्या में बिक्री भी काफी अच्छी हुई। जी। तो वंदना जी, स्वांतः सुखाय लिख रही हैं अगर आप, तो फिर उम्मीद मत कीजिए कि वो बहुत संख्या में बिकेगी और बेस्ट सेलर में शामिल होगी। तो एक तो ये प्रश्न जो उठाया अशोक जी ने वो है। ये मैंने नहीं कहा दूसरी कि बात ये है एक जी मिनट, ये मैंने जी नहीं कहा कि वंदना जी मैं स्वांतः वंदना सुखाय जी को लिखेंगी। मैं वंदना जी ने अरे आपका सवाल मैं उछाल रहा हूँ, वंदना जी किससे जोड़, आप उसको उस तरह से मत लीजिए। मैं वंदना जी को अभी लेखक समाज के प्रतिनिधि के तौर पर देख रहा हूँ, मैं वंदना जी व्यक्ति के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ। तो वंदना जी, लेकिन सवाल दूसरा भी है। बहुत सारे जो लेखक हैं वो कहते हैं कि प्रकाशक खर्च नहीं करते हैं कृतियों के प्रचार प्रसार में। जितना लोगों को में जागरूकता होनी चाहिए उस कृति के आने पर, सूचना होनी चाहिए, वो उन तक नहीं पहुंचती है। किताबें उन तक नहीं पहुंचती हैं, किताबें महंगी होती हैं। ये तमाम फैक्टर भी काम कर रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि इनकी वजह से भी किताबों की बिक्री कम होती है? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। तो आपके दो सवाल थे। एक तो स्वांतः सुखाय वाली बात। तो जिस दिन से मैंने एक छोटी सी भी कहानी लिखी, मैंने उसको स्वांतः सुखाय के लिए नहीं लिखा। मैंने हमेशा सोचा कि वो मेरी चीज नहीं है। मैं लिखी इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं दूसरे की बात या अपनी ही बात जो दूसरों से साझा करना चाहती हूँ, तो उसमें एक कम्युनिटी फीलिंग है, उसमें एक सामाजिक मतलब वो रहता है, रेजोनेंस रहता है। वो कतई सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि मैं उसको पढ़ के इतनी खुश हो गई कि मैंने कोई अच्छी चीज लिखी है, कतई नहीं। मैं हर व्यक्ति की, समाज की, हर आदमी की और हर इशू पर बात लिखना चाहती हूँ, उस पर बात करना चाहती हूँ और सबको अपने से जोड़े रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं लिखती हूँ। दूसरी बात कि लोग खर्च, किताबें महंगी हो गई हैं, मैं ये कहूंगी बिल्कुल नहीं हुई हैं। आप सिनेमा के टिकट देखिए कितने महंगे होते हैं। पॉपकॉर्न का जब आप सिनेमा देखने जाते हैं, जो बड़ा वाला बैग होता है, उससे कम में मेरी किताब है, उससे कम में मेरी किताब मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है। बात पढ़ने लिखने के एक कल्चर को लेके, जो संस्कृति थी हमारे यहाँ, मनोरंजन के लिए भी हम लोग किताबें पढ़ते थे। मैं तो खुद उस कस्प जनरेशन की हूँ कि एकदम से टेक्नोलॉजी आई। उसके पहले जब हम लोग छोटे थे, स्कूल जाते थे, हमारा जरिया ही सीखने पढ़ने के अलावा मनोरंजन का यही था कि हम कहानी की किताबें पढ़ते थे। बचपन से यही हमारे मनोरंजन का जरिया था। अब धीरे धीरे हर चीज का कल्चर बदल गया और टेक्नोलॉजी के आने के बाद मुझे लगता है जो चाक्षुष कलाएं हैं, खासतौर से सिनेमा और इस तरह का कंटेंट, जो विजुअल कंटेंट होता है, वो आदमी को उसमें मेहनत नहीं है। आप ये देखिए कि किताब पढ़ने में भी एक तरह की पाठकीय जागरूकता की जरूरत होती है और आपकी चेतना उससे जुड़नी चाहिए, उस इशू से, या वो जो भी कहा गया है। तो अशोक जी ने एक बात अभी बहुत अच्छी कही कि जो नॉन फिक्शन वाली किताबें हैं, कैसे उसके लिए हमें 20 से 30 हजार भी, मैं तो कहूंगी कि समाज सिकुड़ चुका है पाठकों का, लेकिन उस सिकुड़े हुए समाज में भी मान लीजिए 50,000 पाठक हैं, तो 30,000 तो नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा है कि उनको ये चीज जरूरी लग रही है कि हम और जाने। बीच में एक गैप हो गया था, दरअसल ज्ञान का गैप, मैं कहूंगी नॉलेज का गैप था। और चूंकि गूगल आ गया और इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम्स आ गए, तो जो बच्चे थे उन्होंने अपने जो पेपर्स भी लिखते हैं वो कॉलेजेस में, वो आजकल विकिपीडिया से और उससे लिखते हैं। हमारी तैयारी ऐसी नहीं थी
ठीक है, तो हमें जी। उसको जानने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था। अब लाइब्रेरी भी कोई नहीं जाता है। तो आप देखिए ना, जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, उसके कल्चर में बदलाव आया। जब एजुकेशन की पूरी परिपाटी बदल गई, तो जो पढ़ने लिखने का एक दायरा था, वो धीरे-धीरे घटता। पहले एक बहुत ही छोटी-सी बात बताती हूँ कि जो हाउसवाइफ्स हुआ करती थी, होम मेकर्स थी, वो भी अपने काम-धाम खत्म करके किताबें पढ़ती थी। मेरी माँ एक होम मेकर थी, लेकिन मैंने जी। जब 5-6 साल की उम्र से मानसरोवर के प्रेमचंद की किताबों के इतने बड़े-बड़े रखे रहते थे, और वो सब काम करके दोपहर में वही पढ़ती थी। तो एक जी। कल्चर देखिए, जो लोग होम मेकर्स थे, साधारण लोग थे, आम जनता थी, वो भी किताबों को पढ़ती थी, और उसके जी। पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं था, उनको लगता था कि यहाँ एक ज़रूरी बात कही बिल्कुल। गई है। वो जी। कल्चर तो बदल गया है। इसलिए बिल्कुल। मुझे तो लगता है मासूम कि साहब, एक तो वो पढ़ने का प्रचार-प्रसार में तो कल्चर कमी बदल नहीं गया। होती है, सोशल मीडिया दूसरा, क्या ये जो आपने उर्दू की ऐसा बात हो की और गया है हिंदी कि में भी ये बात हर उठ रही है प्रकाशन कि पाठक वर्ग शिफ्ट हो गया है, अंग्रेजी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दूसरी भाषाओं की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी एक चुनौती है। और तीसरी बात जो अशोक जी ने कही कि क्या वक्त के हिसाब से लेखक को अपनी रचना के बारे में सोचना चाहिए कि आज जनता का मूड क्या है, पाठक का मूड क्या है, क्या उसको ध्यान में लिखा जाए, तो ये तो एक दूसरे तरह का दबाव हो गया। तीसरा, जो संपादक संस्था अगर प्रकाशनों में है और वो पाठकों की रुचि, संपादक को ये भी बताए कि डिमांड किस तरह की है, उस तरह के आस्वाद या उस तरह के तत्व कृतियों में डाले जाएं, तो ये रचना कर्म से एक समझौता भी हुआ क्या? देखिए, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि एक ज़माने में जो पॉपुलर लिटरेचर था, जिसकी बड़ी डिमांड थी मार्केट के अंदर, जैसे जासूसी कहानियों का एक बेलाबाद से एक जासूसी दुनिया निकला करता था, जिसमें इब्ने सफ़ी लिखा करते थे। फिर इब्ने सफ़ी की सीरीज़ छपती थी बहुत ज़्यादा, और बड़े शौक से लोग उसको पढ़ते थे। फिर शमा ने एक मुजरिम के नाम से एक मैगज़ीन शुरू किया। उसमें जो कहानियाँ छपती थी, वो फिर किताबों की सूरत में आती थी। तो असल में जो हमारी जो रीडरशिप थी, जैसे मैंने आपसे कहा, शिफ्ट नहीं हुई है। जो उर्दू जब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो किसी और भाषा की तरफ नहीं जा रहे हैं। या ये हो सकता है कि जो उर्दू से लोग बेबहरा हैं, नहीं जानते हैं, वो हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। हिंदी में भी अब जैसा कि मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर किताबें हिंदी में छप रही हैं उर्दू के मुकाबले में। जैसे अशोक जी ने कहा कि इनके यहाँ एक संपादक मंडल होता है, जो किताब को जज करता है कि इसकी रीडरशिप क्या है, इसका कंटेंट क्या है। उर्दू में ऐसा कोई पब्लिशर नहीं है जिसके पास कंटेंट को जांचने के लिए या उसको परखने के लिए कोई टीम हो। ऐसा होता है कि एक राइटर कुछ लिख करके लाता है, और पब्लिशर उससे कहता है कि ठीक है, तुम इसकी कितनी कापियां खरीदोगे। जी। वो मतलब राइटर से डील करता है कि तुम खुद कितनी खरीदोगे। अगर तुम 300 किताबें खरीदोगे तो मैं 500 छाप लेता हूँ, उस 300 में मेरा खर्चा निकल आएगा, 200 किताबें बेच करके मैं मुनाफा कमा लूंगा। इस पर लोग डील करते हैं। ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है हमारे यहाँ पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि ज्यादातर जो अपने राइटर हैं, वो जैसे ये बात कही गई है कि आप आज की क्या डिमांड है। जैसे इन्होंने महेश्वरी जी ने कहा कि 2 प्रधानमंत्रियों के बारे में एक किताब लिखी गई। जाहिर है ये एक रिसर्च वर्क होगा और इस पर बड़ी मेहनत की गई होगी। ऐसे राइटर्स की भी कमी है जो इतनी मेहनत करते हो और इतनी इतनी चीजों को खंगाल करके लाते हो। बस एक बहुत सारे जो लिखने वाले हैं, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारे नाम पर चीज बिक जाए। तो ये वो जमाना तो नहीं है जब किशन चंद्र या राजेंद्र सिंह बेदी या साहिर लुधियानवी की किताबें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने बशीर बदर का और मुनव्वर राना का नाम लिया। उर्दू में 2 शायर ऐसे हैं जिनकी किताबें सबसे ज्यादा बिकी हैं हिंदी में ट्रांसलेट होकर के, एक गालिब और दूसरा साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी की आज भी मार्केट में बहुत डिमांड है, क्योंकि वो अवामी शायर था और बहुत जज्बाती और दिल को छू लेने वाली शायरी करता था। जी। गालिब तो एक आइकॉन है पोइट्री का। इस तरह से अगर
हमारे जो राइटर हैं, जो लिखने वाले हैं, अगर वो मेहनत करें और रिसर्च करें, और देखिए एक किताब लिखने के लिए आपको सैकड़ों किताबों को खंगालना पड़ता है जी। तो अब आजकल जो राइटर हैं उनमें भी पढ़ने का मादा कम हो गया है और लिखने की देखिए मासूम जुस्तजू साहब, ज्यादा है। आप वहीं पहुंच गए हैं जहां से मैंने शुरू किया था। मैंने वंदना जी से पहला सवाल किया था कि क्या हमारे लेखन में ही कोई कमी है, और आप वहीं पहुंच गए हैं कि लेखन में कमी है क्योंकि वो रिसर्च नहीं हो रही है, उस तैयारी के साथ नहीं लिखा जा रहा। हालांकि मैं मानता हूं कि बहुत सारे लेखक पूरी तैयारी के साथ, रिसर्च के साथ भी लिखते हैं, सभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। हर तरह के लेखक मौजूद हैं। कुछ हैं जो नाम के लिए केवल एक किताब अपने नाम से हो जाए इसके लिए भी सक्रिय रहते हैं। लेकिन अशोक जी, समय खत्म हो रहा है, मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपकी ये चाहता हूं कि अक्सर ये शिकायत रहती है, ये सवाल मैंने वंदना जी से किया था, वो टाल गई मुझे लगता है, कि प्रचार और प्रसार में प्रकाशक ध्यान नहीं देते हैं। अब नए बड़े प्रकाशक ये शुरू कर चुके हैं, लेकिन आमतौर पर पहले तो ये बहुत परंपरा नहीं थी, और अभी भी बहुत ज्यादा एक बड़े स्तर पर किताबों का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, जिसकी वजह से भी उनकी संख्या कम रहती है। मैं प्रचार प्रसार की बात पे आने से पहले दो छोटी छोटी बातें और कहता हूँ। एक तो संपादक वाली बात, संपादक का काम ये नहीं है कि वो पॉपुलर एलिमेंट किताब में डलवाए, ये बिल्कुल नहीं है। संपादक एक समाज का एक प्रतिनिधि होता है प्रकाशक के यहाँ, जो लेखक और पाठक के बीच में काम करता है। वो एक तीसरी निगाह से किताब को देखता है कि इसमें क्या और होना चाहिए, कुछ अलग दृष्टिकोण से कुछ छूट तो नहीं गया है, वो अपनी एक सलाह देता है, और मानना ना मानना लेखक का काम होता है। दूसरी बात, जो अभी ये लेखन में कमी की बात हुई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि लेखन में कोई कमी है। हिंदी में इस समय बहुत अच्छा लेखन हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी जा रही हैं। बस फर्क, थोड़ा सा फर्क, वो एक पॉपुलर और साहित्य, मतलब एक जो गंभीर पुस्तकों को और लोकप्रिय पुस्तकों को जोड़ देने का है। दोनों अलग अलग चीजें हमेशा से हैं, आज भी हैं, और वो रहेंगी। तो हमें मतलब संख्या पे नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी एक अलग चीज है, संख्या अलग चीज है। प्रचार वाली बात जहाँ तक है, मैं थोड़े दुख के साथ ये बात कहूंगा कि मीडिया का सहयोग हिंदी प्रकाशन को नहीं, खासतौर से प्रिंट मीडिया और ये जो टेलीविजन वाला माध्यम है, इसमें तो मतलब किताबों के बारे में बहुत कम जगह होती है और लगभग नहीं होती है। अब ये जो दूसरा मीडिया, तीसरा जो ये मीडिया चला है जिस पे हम इस समय बात कर रहे हैं, उसमें किताबों के लिए काफी गुंजाइश मिल रही है, लोगों तक बात पहुंचाने का मौका मिल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अब इस गुंजाइश के कारण से किताबों की बिक्री पे भी असर पड़ा है, लोगों तक बात पहुंचने लगी है। ये नई जो ऑनलाइन बिक्री की जो चीजें खुली हैं, उससे किताब कहीं दूर दूर तक जाने की संभावना बनी है, ऑनलाइन किताबों की बिक्री बढ़ी है। तो बस थोड़ी सी कमी अभी ये है कि हम जैसे अभी जो अपने हिंदी, उर्दू, इस भाषाओं के जो लोग हैं, अब हमारी ज्यादातर दौड़ जो है ना अंग्रेजी के पीछे हो रही है। हम उसकी नकल करने की कोशिश लगातार करते हैं। जब तक हम अपने वातावरण के हिसाब से, अपनी भाषा के वातावरण के हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो ये नकल हमें कहीं पहुंचाएगी नहीं। तो हमें अपने ढंग से अपनी चीजों को देखना है, और कोशिशें बहुत हो रही हैं, बहुत सार्थक कोशिशें हो रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग मुकाम पाएंगे। जी, तो कुल मिलाकर ये कि संख्या के पीछे न जाए हम लोग, क्वालिटी पर अपना ध्यान रखें। लेखकों को इस तरफ भी गौर करना पड़ेगा कि पाठकों की रुचियां किस तरह से बदल रही हैं, उनके साथ कैसे जुड़ा जा सकता है। और तीसरी बात ये है कि प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, हर प्रोडक्ट को होती है, इसलिए किताब भी एक प्रोडक्ट है। लोगों को जितनी जानकारी मिलेगी, जितना उनको उनके बारे में बताया जाएगा, उनमें उतनी उत्कंठा जागेगी और वो उसको खरीद कर पढ़ेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का, धन्यवाद। युवा कवयित्री पूनम वासम की कविताओं में आदिवासी जीवन की सुगंध, झरनों का संगीत और जंगल की मधुर बदकही सुनी जा सकती है। उनकी कविताओं में परिवेश से जन्मा आत्मविश्वास है और वो जीवटता की कहानियां कहती हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं।
सभी को जोहार। आज जो मैं कविता पढ़ने वाली हूँ उसका शीर्षक है जंगल है हमारी पहली पाठशाला। माँ नहीं सिखाती उंगली पकड़कर चलना, सुलाती नहीं गोद में उठाकर लोरियाँ गाकर। 4 माह के बाद भी दाल का पानी सेरेलेक्स जरूरी नहीं होता हमारे लिए। जॉनसन बेबी तेल की मालिश और साबुन के बिना भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं हमारी। हम नहीं सीखते माँ की पाठशाला में ऐसा कुछ भी। हम नहीं सीखते माँ की पाठशाला में ऐसा कुछ भी जो साबित कर सके कि हम गुजर रहे हैं बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया से। स्कूल भी नहीं सिखा पाता हमें अ से अनार या आ से आम। स्कूल भी नहीं सिखा पाता हमें अ से अनार या आ से आम के अलावा कोई दूसरा सबक। ऐसा नहीं है कि हमें सीखने की ललक नहीं या हमें सीखना अच्छा नहीं लगता। हम सीखते हैं। हमारी पाठशाला में सब कुछ प्रायोगिक रूप से। नंबी जलप्रपात की सबसे ऊंची चोटी से गिरती तेज पानी की धार हमें सिखाती है संगीत की महीन धुन। चापड़ा की चटपटी चटनी सिखाती है विज्ञान के किसी अम्ल की परिभाषा। अबूझमाड़ के जंगल सब कुछ खोकर भी दे देते हैं अपनी जड़ों से जुड़े रहने के सुख का गुणन। तीर के आखिरी छोर पर लगे खून के कुछ धब्बे सुनाते हैं ताड़ झोंकने के दर्दनाक किस्से। गलाधिला के पहाड़ संभाले हुए हैं अपनी हथेलियों पर आदिम हो चुके संस्कारों की एक कोठरी। बेलाडिला के पहाड़ संभाले हुए हैं अपनी हथेलियों पर आदिम हो चुके संस्कारों की एक कोठरी। धरोहर के नाम पर पुचकारना, सहेजना, संभालना और तनकर खड़े रहना सीखते हैं हम बस्तर की इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों से। कुटुमकर की गुफा में हजारों साल से छुपकर बैठी अंधी मछलियों को देखकर जान पाए हम गोंड आदिवासी अपने होने का गूढ़ रहस्य। माँ जानती थी सब कुछ। माँ जानती थी सब कुछ, इसीलिए माँ जानती थी सब कुछ किसी इतिहासवेत्ता की तरह। माँ जानती थी सब कुछ किसी इतिहासवेत्ता की तरह। शायद इसीलिए माँ हो ही नहीं सकती थी हमारी पहली पाठशाला जंगल के होते हुए। जंगल समझता है हमारी जंगली भाषा को माँ की तरह। जंगल समझता है हमारी जंगली भाषा को माँ की तरह। वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी अपने वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज में प्रतिरोध की संस्कृति के महत्व और ज़रूरत को रेखांकित करते रहे हैं। आज वे अपने इसी स्तंभ में हिंदी अंचल में कला और संस्कृति में जो गिरावट आई है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका स्तंभ दूसरी आवाज। मित्रों, दूसरी आवाज में इस बार मैं हिंदी अंचल में कलाओं की स्थिति पर कुछ बात करना चाहता हूं। तात्कालिक प्रसंग तो ये है कि अभी पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी है। 22 फरवरी को चित्रकार सैयद हैदर रजा की जन्म शताब्दी है और हाल ही में बड़े चित्रकार सोमनाथ होर की भी जन्म शताब्दी। एक जमाना था जब हिंदी अंचल में दो घटनाएं, दो वार्षिक आयोजन होते थे। एक इलाहाबाद में इलाहाबाद की प्रसिद्ध म्यूजिक कॉन्फ्रेंस और दूसरा पटना में दशहरे के आसपास गांधी मैदान पर तरह तरह के कला प्रेमियों द्वारा आयोजित शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के आयोजन, और इनमें बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आती थी। इलाहाबाद की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की तो महत्ता इस बात में थी कि वहाँ उस समय शास्त्रीय संगीत के, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सभी उस्ताद और पंडित लोग जमा होते थे।
कुमार गंधर्व का नाम कुमार गंधर्व इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में ही पढ़ा था, और होड़ लगती थी राजाओं नवाबों में अपने अपने गायकों और नर्तकों को श्रेष्ठ सिद्ध करने की। तो ये था। धीरे धीरे ये सब गायब हो गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अधिकांश घराने जिन शहरों में थे वो उत्तर भारत में थे। ग्वालियर, आगरा, लखनऊ, पटियाला, किराना, जयपुर, दरभंगा, और ये सब शास्त्रीय घराने इन जगहों से गायब है। इनका कोई भी महत्वपूर्ण या मूर्धन्य कलाकार अब इन शहरों में नहीं है। थोड़ा बहुत बनारस में बचा है, लेकिन स्थिति यह है कि शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, विशेषतः कथक जो कि उत्तर भारत का ही शास्त्रीय नृत्य है, में उत्कृष्टता और व्याप्ति दोनों स्तरों पर हिंदी अंचल बेहद दरिद्र हो चुका है। अगर आप पिछले 50 वर्षों में भारत के महान 25 चित्रकारों, कलाकारों की सूची बनाएं, तो उसमें हिंदी अंचल से जो कलाकार शामिल होंगे वो होंगे मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा, राम कुमार और सुबोध गुप्त। यानी इतना बड़ा अंचल, और उससे इस दौरान हुए महान कलाकार कुल 4। रंगमंच के क्षेत्र में लगभग सभी महान रंग निर्देशक गैर हिंदी भाषी, इब्राहिम अलकाजी, हबीब तनवीर, भवा कारंत, बंसी कौल, M.K. रैना अच्छे निर्देशक हुए हैं हिंदी अंचल में। मसलन राज बिसारिया और परवेज अहमद, संजय सहाय इत्यादि। पर उत्कृष्टता के स्तर पर प्राधान्य गैर हिंदी भाषी निर्देशकों का रहा है। लोक संपदा के क्षेत्र में, जिसमें ये इतना बड़ा अंचल बहुत समृद्ध था, धीरे धीरे छीज रहा है। आप देखें कि सार्वजनिक स्थलों पर और सार्वजनिक प्रदर्शन में जिस तरह की भड़काऊपन और सतहीपन और एक तरह की अभद्रता सी घर कर गई है हिंदी अंचल में, वो इसी सांस्कृतिक क्षरण का परिणाम भी है और उसकी एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति भी। संगीत, नृत्य, रंगमंच, शिल्प आदि कलाओं के बारे में कोई गंभीर आलोचना हिंदी अंचल में हुई ही नहीं, बल्कि हमारे एक वरेण्य आलोचक नामवर सिंह ने 1988 में ये लिखा कि आज भी साहित्य में जहां रूपवाद और कलावाद है, कलाओं के संसर्ग के कारण, तो कलाओं का संसर्ग तक रूपवादी मान लिया गया। ये हमारे वैचारिक
परिदृश्य का हिस्सा। ऐसा नहीं है कि हिंदी में इन विभिन्न सांस्कृतिक रूपों और कला रूपों को लेकर गंभीर विचार करने वाले नहीं रहे। हम याद कर सकते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल, मोतीचंद, राय कृष्णदास, काशी प्रसाद जायसवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमलता शर्मा, मुकुंद लाट, ये सब रहे। और मुकुंद लाट की मृत्यु तो अभी हाल में हुई, लेकिन उनको कोई व्यापक मान्यता हिंदी अंचल में नहीं मिली, क्योंकि हिंदी अंचल में कलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई है। हिंदी अंचल में जो संस्थाएं हैं, राजकीय संस्थाएं और गैर राजकीय संस्थाएं, सबकी हालत खराब है। उनके पास साधन नहीं है, प्रतिभा और साहसिकता नहीं है, प्रयोगशीलता नहीं है, और सरकारों को इसकी कोई खास चिंता भी नहीं है। जो संस्थाएं बनी भी, उन संस्थाओं का धीरे धीरे जो क्षरण हुआ, उसके अलावा एक बात ये भी हुई कि कलाओं के लिए कोई वैचारिक परिवेश हिंदी अंचल में नहीं बना। आप देखें कि हमारे जो मूर्धन्य कलाकार हुए, इस अंचल में ही हुए, उनके अवदान का विस्तार से आकलन करने की कोई चेष्टा नहीं हुई। मूर्धन्य कलाकारों की जीवनियां तक नहीं। संस्थाओं ने कलाओं के बारे में कोई वैचारिक प्रयत्न करने की जहमत ही नहीं उठाई। उनको लगा कि अधिक से अधिक प्रदर्शन काफी है, इस पर विचार करने की क्या जरूरत है। और अगर आप इसकी तुलना दूसरे भाषा भाषी समाजों से करें, मसलन बांग्ला, मराठी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तो इन सब समाजों में विचार के स्तर पर, प्रस्तुति के स्तर पर, आस्वाद की, आलोचना की, विचार आकलन की सशक्त परंपराएं विकसित हुई। और यहाँ के भाषी लोग अपने कलाकारों को जानते हैं, उनको सराहते हैं, उनका आदर करते हैं। हिंदी अंचल में अव्वल तो मूर्धन्य कलाकार अब हैं ही नहीं लगभग, और जो भी कलाकार है उनको ये समाज आदर से या उत्साह से या सराहना से नहीं देखता। मुझे कई बार लगता है कि हिंदी का जो भयानक पिछड़ापन है हिंदी अंचल का, उसमें एक विचित्र विडंबना है। इसका हिंदी साहित्य तो बहुत अग्रगामी, आगे देखने वाला, साहसी, निर्भीक, मानव मूल्यों की, उदात्तता की चिंता करने वाला साहित्य है। लेकिन हिंदी समाज इसके उलट पिछड़ा, अविकसित, कला और संस्कृति में दिलचस्पी न लेने वाला समाज होता गया है। और अगर इस समाज में इस समय हिंसा, अपराध, हत्या, बलात्कार इत्यादि की मानसिकता का बहुत व्यापक प्रभाव है, तो इसका एक बड़ा कारण इसकी वो सांस्कृतिक दरिद्रता है जिसकी ओर मैंने इशारा किया। नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखिका मृणाल पांडे ने अपने नए कथा संग्रह माया ने घुमायों में कुछ नया प्रयोग किया है। उन्होंने प्राचीन जातक एवं बौद्ध कथाओं के शैली में वर्तमान समय को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें वो किस हद तक कामयाब रही हैं और क्या वो 21वीं सदी की बौद्ध कथाएं लिख पाई हैं, आइए बात करते हैं जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वा नंद से। सबसे पहले तो
आपका बहुत बहुत स्वागत है ताना बाना में प्रोफेसर पूर्वानंद। जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। माया ने घुमायो, ये जो पुरानी वाचिक परंपरा से निकली बोध कथाएं, नीति कथाएं, उनके फॉर्मेट में समसामयिक जो घटनाएं हैं उनको पिरोने की एक कोशिश की गई है। आपके हिसाब से ये कोशिश कितनी कामयाब रही है? आपको क्या लगा वो जो वाचिक परंपरा में हमें उन कहानियों से मिलता रहा है, इन कहानियों में वो कितना आ पाया है? ये तो मृणाल पांडे जी ने जो इनका नया संग्रह है माया ने घुमायो, जिसके ऊपर ही एक उपशीर्षक है बच्चों को न सुनाने लायक बाल कथाएं, और प्रस्तावना में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो वाचिक परंपरा है और भारत की भी और भारत के बाहर भी, जिन्हें आप नीति कथा कहते हैं, बोध कथा कहते हैं, लोक कथा कहते हैं, तो इनका जो एक बड़ा समृद्ध भांडार है, उस भांडार से उन शैलियों को लेकर मृणाल जी अपनी कथाएं रचना चाह रही हैं। यह बात बहुत साफ है। जो एक बात और इसमें यह भी स्पष्ट है, उन्होंने संदर्भ भी दिया है, वो संदर्भ बिल्कुल तात्कालिक है, कोविड-19 का, महामारी का, और उस महामारी के चलते पैदा हुए एकांत का या एकाकीपन का, और उस अपने दौर की कहानियों को कैसे कहा जाए। तो ये उन्होंने लिखा है इसमें कि और मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि ये ऐसी कहानी समाज की सबसे निचली पायदान की प्राणी औरतों की दुनिया ही नहीं, उनका अनकहा दृष्टिकोण भी बुद्ध और महावीर जैसे संवेदनशील संसार त्यागियों ने पकड़ा। इसलिए वे रससिक्त और आनंदमय बोध कथाओं से मानव जीवन का जटिल फलसफा और अनुभूत सत्य आम सरल जनता तक पहुंचा सके। लेकिन जो कथाएं इस संग्रह में हैं उनमें यह महत्वाकांक्षा नहीं है। वे यह जरूर कहती हैं कि ये कथाएं ऐसी हैं जो बच्चे भी पढ़ सकें और बड़े भी पढ़ सकें, और आमतौर पर जो समझ है सरकारों की भी और समाज की भी कि बच्चों को तकलीफदेह बातें नहीं मालूम होनी चाहिए, मृणाल जी उससे सहमत नहीं है, शिक्षा शास्त्री भी सहमत नहीं है। तो वे कहती हैं कि अपनी तरफ से बड़ों और बच्चों की दुनिया के बीच लापरवाही से उड़का कर रखा गया दरवाजा तनिक चौड़ा कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि पहले भी दरवाजा बंद था और कोई बच्चों और बड़ों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन ये कहानियां अभी के समय की कहानियां हैं, और उसमें भी मैं ये कहूँगा कि अभी भारत पर जो एक राजनीतिक दबाव है, उस राजनीतिक दबाव के तहत लिखी गई कहानियां हैं। इस रूप में ही मैं इनको पढ़ता हूँ। मेरा सवाल जी, सॉरी, इनका रूप भले ही लोक कथाओं का हो या दंत कथाओं का हो, लेकिन इनको उस श्रेणी में रखा नहीं जा सकता। जी, मेरा सवाल यह है कि जो आनंद, जो रस हमें पहले लिखी गई उन कथाओं में, लिखी गई या सुनी गई उन कथाओं में मिलता है, क्या मृणाल पांडे वो रस इसमें पैदा करने में कामयाब हुई हैं, और हुई हैं तो किस हद तक? एक बात तो हमारा ध्यान तुरंत खींचती है, वह है मृणाल पांडे जी का भाषा पर अधिकार, और वह इसलिए है कि उनका अध्ययन बहुत गहन है और बहुत व्यापक है। सारी कथा परंपराओं को उन्होंने पढ़ा है, भारतीय ही नहीं यूरोपीय और दूसरी कथा परंपराओं से उनका परिचय है, इसलिए भाषा से वे खेल सकती हैं। तो उसका आनंद आपको मिलता अवश्य है, भाषा का आनंद मिलता है, लेकिन लोक कथाओं से जो आप चाहते हैं, अगर वह उस उम्मीद के साथ इन कहानियों को पढ़ना शुरू करेंगे तो निराशा होगी। यह बात भी बहुत, तो जिस रस की भी जो बात है, उसको लेकर भी अब काफी आलोचनात्मक रुख रहा है, क्योंकि लोक कथाओं को पढ़ने की एक आलोचनात्मक पद्धति भी है। क्योंकि लोक कथाओं में अपने समय के पूर्वग्रह न्यस्त होते हैं, वो जेंडर पूर्वग्रह हैं, वह हमारे शरीर को लेकर बहुत तरह के पूर्वग्रह हैं, और अब आप उस भाषा में नहीं लिख सकते। तो ऐसा नहीं है कि मृणाल जी इससे परिचित नहीं है, वो तो बहुत ही संवेदनशील है इन सारी चीजों को लेकर, लेकिन
अब जैसे गंजा सिर या कंजी आंख, तो आप लोक कथाएं इनका इस्तेमाल कर सकती हैं एक तरह से स्टीरियोटाइप करके कि आप ऐसी ऐसी कहावतें और मुहावरे हैं कि अ, अंधा और काना और कंजा, लेकिन आज अगर आप लिखेंगे तो शायद आप उसको नहीं लिख सकते। और जी। अगर इससे आनंद घटता हो तो यह कीमत है जो हम दूसरी प्रकार की संवेदनशीलता की देते हैं, और वह आनंद अब हमें चाहिए भी नहीं। तो यह एक तनाव है या उलझन है जो इन कहानियों में आपको दिखलाई पड़ती है कि उन पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करने का प्रयास है, लेकिन एक हिचक भी है, तो उनको दुरुस्त करने का भी की भी कोशिश की जाती है। तो यह बाधा इन कहानियों को पढ़ते हुए, और मुझे मालूम है कि यह बाधा स्वयं लेखिका को भी महसूस होती होगी और वह पाठकों को भी होगी। जी, आपने भाषा की बात की। निश्चित रूप से मृणाल पांडे जी के पास बहुत ही समृद्ध भाषा है। लेकिन क्या ये इस तरह की कथाओं के लिए उपयुक्त भाषा है? मुझे लगा कई बार कि बहुत गंभीर है उसमें, बहुत कई बार वो संस्कृतनिष्ठ भी हो जाती है। तो जिस भाषा में नीति कथाएँ हम सुनते आए हैं, उस तरह की भाषा नहीं है। उस तरह की शैली, एक क्राफ्ट यूज़ कर लिया हो, लेकिन वो रवानगी और वो दिल तक उतरने वाली चीज़ इनमें दिखलाई पड़ती है क्या? मैंने कहा कि वो इसलिए है कि खुद अ, लेखिका हो सकता है लिखते समय इस दुविधा से गुजर रही हूँ। तो लोक कथाओं में जो आपको प्रवाह दिखलाई पड़ता है, वह प्रवाह कई जगह बाधित हो जाता है। और दूसरे कि आप जब तात्कालिक राजनीतिक संदर्भ ले आने की कोशिश करते हैं, तो भी पूरी भाषा बदल जाती है। मसलन अगर आप लिख रहे हो और उसी में उज्ज्वला गैस योजना की भी बात करने लगें, या जो अभी की सरकारी योजनाएं हैं उनका भी जिक्र करने लगें, तो आपकी पूरी भाषा अब अभी का ये जो समय है, ये तोड़ देता है उस प्रवाह को। तो यह होता है जो आप कह रहे हैं कि उसमें वह आनंद नहीं मिलता है। और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ विजयदान देथा की तरफ। तो विजयदान देथा का भी स्रोत लोक कथाएं हैं, लेकिन विजयदान देथा ने उनकी पूरी पुनर्रचना की है। और दूसरी बात ये, और इसलिए भाषा का आनंद देथा से कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने नई सृजनात्मकता उसमें पैदा की है। दूसरा ये कि विजयदान देथा की कहानियां तात्कालिक राजनीतिक या सामाजिक जो परिदृश्य है उस पे सीधे टिप्पणी करने के लोभ से बचती हैं। इसलिए वो एक तरह का, जिसे आप यूनिवर्सल कह सकते हैं या सार्वभौमिक कह सकते हैं, उस प्रकार के अनुभव में तब्दील हो जाती हैं जो पहले की लोक कथाएं हुआ करती थी। तो आप पंचतंत्र हों या ईसप की कहानियां हों या दूसरी बोध कथाएं हों, वो या कथा सरित सागर हो, उनको आप हर समय उद्धृत कर सकते हैं मानवीय स्थिति की व्याख्या करने के लिए। लेकिन ऐसा ही इन कहानियों के बारे में नहीं कहा जा सकता। देथा की कहानियों को कर सकते हैं फिर, क्योंकि देथा दरअसल मानवीय स्वभाव पर ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन मृणाल जी की यह कहानियां मानवीय स्वभाव पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रही हैं। वे जो राजनीतिक विसंगति अभी है, एब्सर्डिटी अभी है, उसके इर्द गिर्द घूमती हैं और इस लोक कथा का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं इस रूप का। जी, मुझे इसमें कुछ कहानियाँ अच्छी लगी, जैसे एक नकटा पंथ वाली जो जी। कहानी है, वो बड़ी दिलचस्प है। लेकिन कुछ एक कहानियाँ जिसमें ऐसा लगता है कि पुराना दोहराव भी है, जैसे राजा की खोपड़ी किम किम अग्रे भविष्यति। वो जो राजा की खोपड़ी का, जो क्रूर राजा, उसकी खोपड़ी का जो हर्ष अंत तक होता है, वो ऐसा लगता है कि सुना सुनाया आख्यान है जो हम दोबारा सुन रहे हैं। क्या आपको कई बार ये महसूस हुआ इन कहानियों को पढ़ते हुए? हाँ, आपने जिस कहानी का जिक्र किया, नकटा पंथ वाली कहानी, वह, या अगर आप उस कहानी को देख लें जिसमें वो बहुत कौशल के साथ लिखी गई है, जिसमें वह एक औरत है जिसकी सास उसको बहुत परेशान करती है, और फिर वो जी भर के खाना खाती है मंदिर में बैठकर, और देवी की मूर्ति टेढ़ी हो जाती है। तो वह बहुत दिलचस्प ढंग से लिखी गई कहानी है। लेकिन दूसरी कहानियां कमजोर हो जाती हैं, जैसे भगवान का हाथ और सुबिया भिखारी की कथा।
तो वह कमजोर हो गई है। मैं जिस कहानी का जिक्र कर रहा था उसका नाम है सास बहू भरवां केले और नकचढ़ी मूर्ति की कथा। तो उसमें थोड़ा आनंद आता है आपको, लेकिन बाकी कहानियों में जैसे निर्बुद्धि राजा, देशभक्त चिड़ियों की कथा, ये बहुत फ्लैट है, बहुत सपाट है। और जो आप कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि वह एक शिकायत रह जाती है इन कहानियों को पढ़ते हुए कि हमें इनमें नयापन नहीं दिखलाई पड़ता है। जी। और किस्सा गोई के स्तर पर आपको ये कहानियां कैसी लगी? कहानी कहने मतलब ठीक है, वो शैली तो अडॉप्ट की है उन्होंने। जी। नहीं, मृणाल जी में वो पर्याप्त क्षमता है और वो आपको दिखलाई पड़ती है, लेकिन चूंकि वह दबाव फिर है एक राजनीतिक टिप्पणी करने का, तो उससे कहानियों पर बुरा असर पड़ता है। अगर उस लोभ से ये कहानियां खुद को बचा सकती या कहानीकार खुद को बचा सकती, तो फिर उसके सगोई का मजा आपको आता। लेकिन आपको चूंकि हर पात्र को किसी का प्रतीक बना देना है, तो उस पात्र में आपको भरना है समकालीन जो तुरंत का है। इस वजह से कहानी फिर अपना रस खो बैठती है। तो यह एक शिकायत है। वरना जैसा मैंने कहा कि मृणाल जी के पास भाषा का रस है, भाषा का बोध है और भाषा की अलग अनेक प्रकार की रंगतें हैं उनके पास। तो आप जिसे तथाकथित परिनिष्ठित हिंदी कहेंगे वह भी है, उर्दू और फारसी का पुट लिए हुए हिंदी भी है, और अवधी हो या ब्रज हो या दूसरी जिन्हें अब आप लोग भाषाएं कहने लगे हैं, हम लोग कहने लगे हैं, उनकी रंगत भी आपको उनमें पर्याप्त मिलती है। तो वह सब आपको दिखलाई पड़ता है, लेकिन वे सारी संभावनाएं दिखलाई पड़ती हैं और ऐसा जी। लगता है कि जो राजनीतिक तात्कालिकता है उसने दबा दिया उनको। जी, और एक चीज़ और मुझे लगी कि ये बच्चों की कथाएं तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं उनमें कंटेंट के लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ। एक पूरा जो वातावरण उसमें दिखता है वो बच्चों वाला नहीं है। तो ये प्रौढ़ वयस्कों की कहानियां हैं बेसिकली ये। हाँ, बिल्कुल, ये वयस्कों की कहानियां हैं, बच्चों की नहीं है। और शायद मृणाल जी को इस बात का एहसास है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो असावधानी से उड़काया हुआ दरवाजा है उसको मैंने चौड़ा कर दिया है। तो और वो कहती हैं कि बच्चों को ना सुनाए जाने लायक कहानियां हैं। तो वैसे भी लोक कथाओं को लेकर जो काम हुआ है पूरी दुनिया में, उसमें उस काम में बार-बार इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि हम लोग जो ये कहते हैं कि ये बच्चों के लिए हैं, वे हैं भी कि नहीं बच्चों के लिए? अगर आप लोक कथाओं के रूप का विश्लेषण करेंगे, उनके कथ्य का विश्लेषण करेंगे, तो क्या ये बच्चों के लिए लिखी भी गई थी कि नहीं या कही गई थी कि नहीं? यह एक प्रश्न है। तो वह तो लोक कथाओं के लिए है, लेकिन ये लोक कथाएं हैं नहीं। एक तरह से उपकरणवादी नजरिया है जो लोक कथात्मक रूप है उसको लेकर, और ये पूरी तरह से वयस्कों के लिए लिखी गई कहानियां। जी, लेकिन नहीं, ये प्रश्न प्रश्न मैंने इसलिए मृणाल जी जी। जो कहते हैं वो ये कि हम किस तरह विभाजित कर सकते हैं वयस्क और बाल दुनिया को, और यह प्रश्न वाजिब है। जी, ये प्रश्न मैंने केवल इसलिए उठाया था कि जो कहानियों की भूमिका लिखी है मृणाल जी ने, बार-बार वो ये अंडरलाइन करती हैं कि हमें अपनी दादी, नानियों से ये कहानियाँ मिलती रही हैं और बचपन में सुनकर हमने इन कहानियों को जाना, सीखा और वही वो प्रस्तुत कर रही हैं। तो एक प्रश्न उठता है, क्या वो जो दादा नानियों वाली कहानी है, दादी नानी वाली कहानी, वो ये नहीं रह जाती है, ये आगे चली जाती हैं। उसका आप ठीक कह रहे हैं कि अब उसे उस दायरे से भी निकलना चाहिए। बच्चे भी पहले जैसे नहीं रहे हैं और उनकी दुनिया भी काफ़ी कुछ खुल गई है, उन्हें काफ़ी कुछ देखने, सुनने, पढ़ने को मिल रहा है। तो वो भी इस साहित्य को भी थोड़ा-सा मैच्योर होना चाहिए। जी, अंतिम टिप्पणी आपकी। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं फिर उस बात को दोहराना चाहूँगा कि ये जो बाल साहित्य को लेकर बहस है, उस पर कभी हमें चर्चा करनी चाहिए कि किसे हम बाल साहित्य कहते हैं, किसको किशोर साहित्य कहते हैं, और क्यों हिंदी में यह संकट अक्सर दिखलाई पड़ता है कि बाल साहित्य हमारे पास नहीं है, और उसके न होने का क्या कारण है। यह लेकिन फिर कि क्या बच्चों और बड़ों की दुनिया को पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है एक दूसरे से? यह भी एक प्रश्न है जो हमें पूछना चाहिए। तो जी।
यह कहानियां निश्चय ही बच्चों के आनंद के लिए नहीं लिखी गई हैं, उनको रस देने के लिए नहीं लिखी गई हैं, और ये बच्चों के लिए तो कतई नहीं है, वयस्कों की कहानियां हैं। और जैसा मैंने कहा कि इनको लोक कथा कहना भी शायद गलत होगा। यह एक प्रकार का प्रयोग है जिसमें लोक कथात्मकता आपको दिखलाई पड़ती है, और नीति कथात्मकता आपको दिखलाई पड़ती है, लेकिन यह पूरी तरह से समकालीन राजनीति पर, और मैं राजनीति कहना चाहूंगा, राजनीति पर टिप्पणी है। उसमें आपको राजनीतिक चरित्र भी पकड़ में आया तो स्पष्ट हो जाते हैं कि यह दरअसल किन के बारे में कहा जा रहा है, किनको कहा जा रहा है। तो ये इतना ज्यादा स्थानबद्ध है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी इस संग्रह पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी अपने स्तंभ ना काहू से बैर में उस शहर के बारे में बात कर रहे हैं जो चुनी हुई चुप्पियों और चुने हुए बहरेपन से चलता है, मगर बातें बड़ी बड़ी करता है और शिकायतें तो खूब करता है। आइए देखते हैं ना काहू से बैर। मेरी रचना का शीर्षक है अजीब शहर है ये। अजीब इस मामले में ये शहर है, मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ कि ये शहर चुप रहता है और वाचाल भी खूब है। अक्सर वहाँ चुप रह जाता है जहाँ उसे बोलना था, और वहाँ खूब बोलता है जहाँ बोलने का कोई अर्थ नहीं। शहर में कुछ भी हो जाए, ये शहर बोलता नहीं। इसे ना जाने किसने सिखा दिया है कि जमाना खराब है और चुप रहना ही सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी है। और देखिए, इसकी आंखें बहुत बढ़िया हैं, सब कुछ देख लेता है पर देखकर कुछ बोलता नहीं। चुप रहकर सब देखना सीख चुका है ये शहर। कान भी बहुत बढ़िया है इसके, मुसीबत में पड़े की चीख पुकार सुन लेता है, पर उस आवाज की तरफ पीठ करके आराम से खड़े रहना भी सीख गया है ये अजीब सा शहर। सब देख सुनकर भी वह चुप रहता है और चुपचाप निरापद निकल लेता है। अपन फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ते साहब, यह एक समझदार शहर है। इसे पता है कि समझदारी चुप रहने में ही है। यह शहर अपने काम से काम रखता है, अपने काम से काम। क्या काम है इसमें साहब? किसी ने सिर फोड़ दिया और डरता बहुत है। किसी ने उसका सिर फोड़ दिया तो अपनी मरहम पट्टी करा लेता है। कोई लत्या दे तो अपनी कमर की सिकाई कर लेता है। हर छोटे बड़े से डरता है, बड़े आदमी को दंडवत करता है, इसकी उसकी सबकी जय बोलता है। और बचे समय में रोटी कमाना, बाजार जाना, भजन गाने बजाने, नाचने, आरती करने, अजान करने, दंगे करने, टांगे खींचने, रिश्वत लेने देने, इस सब एक्टिविटी में लगा रहता है ये शहर। बड़ा व्यस्त शहर है पर बड़ा चुप शहर है। चुप रहता है पर मौके पर बोलता भी साहब खूब है। इसकी चुनी हुई चुप्पियां हैं। इसकी छठी इंद्री ओवरटाइम करती है और वही इंद्री इसे इशारा करती है कि कहां चुप रह जाना है। वही बताती है इसे कि किन बातों को सुनना ही नहीं है। चुनी हुई चुप्पियां और चुना हुआ बहरापन है इस शहर में। इसके चुने हुए अंधेरे हैं। यह शहर उजाले से बचता है और सही बोलने से बेहतर मौन को मानता है। सच बोलने के खतरों और बेवकूफी से बड़ा दूर खड़ा होता है ये शहर। वैसे ये शहर वाचाल भी खूब है। जिन मुद्दों पर वह स्वयं चुप रहा है उस पर गिरेबान पकड़ के आपसे पूछ सकता है, तब बड़ा वाचाल होता है। खुद जहां उसने कोई स्टैंड नहीं लिया, कुछ बात नहीं की, वहां आपका गिरेबान पकड़ के आपसे पूछ सकता है कि तुम इस मुद्दे पर चुप क्यों हो। उसकी शिकायत है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ती ही नहीं, अपराधी घूमते रहते हैं, पर कहीं अपराध होता दिखे तो खुद चुपचाप रह जाता है। अपराधी को सूली पर लटका दिया जाए ये कहता है, पर गवाही देने को तैयार नहीं है। वो चुपचाप रिश्वत देकर अपना काम सुलटाने में विश्वास करता है। वो कई बार तो रिश्वत देकर
खुश भी खूब होता है कि देखो यार, पैसे जरूर लग गए परंतु काम कितना बढ़िया हो गया। रिश्वत देकर गलत काम करवाने में उसे कतई गुरेज नहीं, साथ साथ हल्ला भी खूब करता है कि आजकल साहब रिश्वत दिए बिना काम ही नहीं होता। असल में वो खुद भी रिश्वत लेना चाहता है, ले भी लेता है और हर मंच से कहता है कि भ्रष्टाचार का यही हाल रहा तो ये देश रसातल को चला जाएगा। यह शहर घटिया नेताओं की खूब लानतें भेजता है, परंतु अपने संप्रदाय का है तो उसी को वोट देता है। ये शहर बड़ा अजीब है मित्रों, बड़ा अजीब है मित्रों। ये चुप रहने के अवसरों पर बोलता है और बोलने के मौकों पर चुप रह जाता है। एक स्वार्थी किस्म की चुप्पी और या फिर बहस, निरर्थक बहस को ये दिन भर चुगलाता रहता है। अजीब शहर है मित्र, ये बड़ा अजीब देश है मित्रों। मनीष शुक्ला पेशे से तो अफसर हैं, लेकिन दिलो दिमाग से शायर। उनकी गज़लों में उर्दू का अंदाज देखने को मिलता है और हिंदी का मिजाज भी। उनका पहला संग्रह ख्वाब पत्थर हो गए काफ़ी मकबूल हुआ था। आज वो ताना बाना के दर्शकों के लिए लाए हैं अपनी कुछ गज़लें। दोस्तों आदाब। सत्य हिंदी चैनल और ताना बाना पत्रिका के सभी सुनने देखने वालों को मेरा आदाब। कुछ गज़लें आपकी खिदमत में पेश हैं। गज़ल का मतला यूँ अर्ज़ किया कि झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, इतनी बेहूदगी मत किया कीजिए। झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, इतनी बेहूदगी मत किया कीजिए। देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, इस कदर रोशनी मत किया कीजिए। देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, इस कदर रोशनी मत किया कीजिए। कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, महफिलें मुलतवी मत किया कीजिए। कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, महफिलें मुलतवी मत किया कीजिए। काम तो काम के आप करते नहीं, काम तो काम के आप करते नहीं, बात भी काम की मत किया कीजिए। काम तो काम के आप करते नहीं, बात भी काम की मत किया कीजिए। गौर से देखिए आप गीने हैं हम, गौर से देखिए आप गीने हैं हम, यूं नजर सरसरी मत किया कीजिए। गौर से देखिए आप गीने हैं हम, यूं नजर सरसरी मत किया कीजिए। शेर कहिए जो दिल से सुने जा सकें, शेर कहिए जो दिल से सुने जा सकें, आरज़ी शायरी मत किया कीजिए। शेर कहिए जो दिल से सुने जा सकें, आरज़ी शायरी मत किया कीजिए। जो कहे दिल वही मान लीजिए मनीष, जो कहे दिल वही मान लीजिए मनीष, अक्ल से बदकही मत किया कीजिए। जो कहे दिल वही मान लीजिए मनीष, अक्ल से बदकही मत किया कीजिए। झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, इतनी बेहूदगी मत किया कीजिए। एक गज़ल और देख लें दोस्तों। यूं अर्ज़ किया है कि हमारे दुख की भरपाई हुई थी, हमारे दुख की भरपाई हुई थी, ज़माने भर में रुसवाई हुई थी। हमारे दुख की भरपाई हुई थी, ज़माने भर में रुसवाई हुई थी। हम ही दुनिया से कर बैठे किनारा, हम ही दुनिया से कर बैठे किनारा, बगरना हाथ में आई हुई थी। हम ही दुनिया से कर बैठे किनारा, बगरना हाथ में आई हुई थी।
मसर्रत कुन तकल्लुम था हमारा, मसर्रत कुन तकल्लुम था हमारा, मगर आवाज भर्राई हुई थी। मसर्रत कुन तकल्लुम था हमारा, मगर आवाज भर्राई हुई थी। उलझती जा रही थी हर नफस से, उलझती जा रही थी हर नफस से, तबीयत ताज उक्ताई हुई थी। उलझती जा रही थी हर नफस से, तबीयत ताज उक्ताई हुई थी। लो देखो खुल गए मेरे इरादे, लो देखो खुल गए मेरे इरादे, इन्हें जंजीर पहनाई हुई थी। लो देखो खुल गए मेरे इरादे, इन्हें जंजीर पहनाई हुई थी। फ़कत अल्फाज से हमने बुझा दी, फ़कत अल्फाज से हमने बुझा दी, जो तुमने आग भड़काई हुई थी। फ़कत अल्फाज से हमने बुझा दी, जो तुमने आग भड़काई हुई थी। हमें मालूम थी इनकार की हद, हमें मालूम थी इनकार की हद, कि हमने बात मनवाई हुई थी। हमें मालूम थी इनकार की हद, कि हमने बात मनवाई हुई थी। बयां के वक्त बस रोते रहे हम, बयां के वक्त बस रोते रहे हम, कि एक मुद्दत में सुनवाई हुई थी। बयां के वक्त बस रोते रहे हम, कि एक मुद्दत में सुनवाई हुई थी। मनीष अब इस कदर गमगीन क्यों हो, मनीष अब इस कदर गमगीन क्यों हो, तुम्हें हर बात समझाई हुई थी। मनीष अब इस कदर गमगीन क्यों हो, तुम्हें हर बात समझाई हुई थी। हमारे दुख की भरपाई हुई थी, जमाने भर में रुसवाई हुई थी। एक गजल आखिरी और देख लें दोस्तों। यूं अर्ज किया कि घुप अंधेरों में गरकाब होने दिया, घुप अंधेरों में गरकाब होने दिया, हमने सूरज को खूनाब होने दिया। घुप अंधेरों में गरकाब होने दिया, हमने सूरज को खूनाब होने दिया। हम पे उंगली उठेगी यकीनन कभी, हम पे उंगली उठेगी यकीनन कभी, हमने कतरे को सैलाब होने दिया। हम पे उंगली उठेगी यकीनन कभी, हमने कतरे को सैलाब होने दिया। हमने दिल की कभी हक तलाफी न की, हमने दिल की कभी हक तलाफी न की, इसको अच्छे से बेताब होने दिया। हमने दिल की कभी हक तलाफी न की, इसको अच्छे से बेताब होने दिया। हम पे तोहमत लगी है इसी बात की, हम पे तोहमत लगी है इसी बात की, हमने सहरा को शादाब होने दिया। हम पे तोहमत लगी है इसी बात की, हमने सहरा को शादाब होने दिया। जिंदगी भर गले से लगाए रहे, जिंदगी भर गले से लगाए रहे, हमने यादों को असबाब होने दिया। जिंदगी भर गले से लगाए रहे, हमने यादों को असबाब होने दिया। डूबने से उसे फिर बचाया नहीं, डूबने से उसे फिर बचाया नहीं, हमने आँखों को तालाब होने दिया। डूबने से उसे फिर बचाया नहीं, हमने आँखों को तालाब होने दिया। दिल में कीना न रखा किसी के लिए, दिल में कीना न रखा किसी के लिए, दुश्मनों को भी अहबाब होने दिया। दिल में कीना न रखा किसी के लिए, दुश्मनों को भी अहबाब होने दिया। रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, हमने मिट्टी को महताब होने दिया। रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, हमने मिट्टी को महताब होने दिया। और शुक्रिया अब हमारा तो कहिए मनीष, शुक्रिया अब हमारा तो कहिए मनीष, हमने जर्रे को नायाब होने दिया।
शुक्रिया अब हमारा तो कहिए मनीष, हमने जर्रे को नायाब होने दिया, गुप्त अंधेरों में गरकाब होने दिया, हमने सूरज को खूनाब होने दिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ताना बाना में आज बस इतना ही, लेकिन आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ये ज़रूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ताना बाना @सत्य हिंदी पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।